हेलो एवरीवन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सुस्वागतम, सभी का वेलकम, सभी का स्वागत। बहुत बड़ी गुड न्यूज है। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो अपडेट किया जा चुका है। जैसा कि एसएससी ने जब अपना रिवाइज कैलेंडर जारी किया था तो उस रिवाइज कैलेंडर के अंदर इन्होंने बताया था कि 24 तारीख को एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन ये रिलीज करेंगे और अपने निर्धारित समय पर एसएससी ने ये काम कर दिखाया। ये जान के बड़ी खुशी हुई। बहुत ही बढ़िया बढ़िया नोटिफिकेशन आया है और इसलिए बढ़िया बढ़िया कह रहा हूं क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़िया आई हैं। पूरी बात करेंगे छोटे से वीडियो में, सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर एसएससी सीजीएल का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन है। बात करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे इंपॉर्टेंट डेट से। तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2024 का ये जो आपका एग्जाम होना है, इसके फॉर्म फिल करने की जो डेट रखी गई है वो रखी गई है 24 तारीख, यानी कि आज से ही स्टार्ट होगा और 24 जुलाई तक चलेगा। पूरा एक महीने का समय दोस्तों आपके पास है। इस एक महीने में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो 24 से आज 24 जून से पूरी 24 जुलाई तक। रिसिप्ट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की है उसको डाउनलोड करने की लास्ट डेट वो भी 24 जुलाई ही है। इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट करने की जो फाइनल डेट है, जो लास्ट डेट है वो 25 जुलाई है। एक दिन ज्यादा का समय आपको दिया गया है। विंडो जो आपकी ओपन होगी, डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन के लिए, करेक्शन विंडो जो ओपन होगी वो आपकी 10 अगस्त को ओपन होगी और 11 अगस्त को रात में 11 बजे बंद हो जाएगी। एग्जाम जो है वो टेंटेटिव डेट अभी आपको बताई गई है, सितंबर के लास्ट वीक या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका ये एग्जाम होगा। और जो आपका सेकंड है यानी कि मेंस का जो एग्जाम है वो दिसंबर 2024 पे इन्होंने शेड्यूल किया है। ये तो दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको आप ध्यान रखिए। देखो इंपॉर्टेंट डेट्स के अलावा और क्या क्या है इस नोटिफिकेशन के अंदर जो आपके जानने लायक है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपकी कितनी कितनी पोस्ट है। तो आप ये देख सकते हो टोटल वैकेंसीज मैं आपको बता देता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी इसी की होती है। टोटल वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो टोटल वैकेंसीज 17,727 हैं और ये टेंटेटिव हैं। टेंटेटिव होने का मतलब है कि ये अभी बढ़ भी सकती हैं, ऐसा नहीं है कि ये इतनी फिक्स है, ये अभी बढ़ भी सकती है दोस्तों। ये आपकी अलग अलग पे लेवल पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है वो बताया गया है किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आप नौकरी चाहे तो। मतलब इन्होंने पोस्ट का डेटा दे रखा है कि जो पे लेवल आपका 44,900 से 1,42,400 वाला है। जैसे एएसओ की पोस्ट हो गई, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, अलग अलग मिनिस्ट्री, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। अब आप जो एज वाला फैक्टर है ना, यहाँ पे एज पोस्ट वाइज अलग अलग होती है। तो एज जो पोस्ट वाइज अलग अलग होती है, जैसे एएसओ की बात करें तो मिनिमम 20 मैक्सिमम 30 साल। इसके अलावा अगर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर किस डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या अदर मिनिस्ट्रीज के लिए ये 18 से 30 वर्ष मांगा है। तो यहाँ पे एज की अगर बात करें तो कई पोस्ट ऐसी हैं जो 18 से 30 की हैं, कई ऐसी हैं जो 20 से 30 की हैं। तो ये आपकी, क्योंकि एक पोस्ट है नहीं, कई सारी अलग अलग पोस्ट है। ये नोटिफिकेशन आपको इसी वीडियो के टेलीग्राम मतलब चैनल में, अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसमें सेंड कर दिया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। पोस्ट आपको यहाँ पे अलग अलग गिवन है और स्पेशली आपको उम्र बता दी गई है। वैसे तो मैक्सिमम पोस्ट की जो उम्र है वो आपकी 18 से 30 है, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं जहां पे आपको 20 से 30 मांगा गया है। अब इधर आ जाओ, पे लेवल 5 की अगर बात करें तो ये पे लेवल 5 की जितनी भी पोस्ट है, जैसे ऑडिटर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, इनकी जो मैक्सिमम उम्र है दोस्तों वो 18 से 27 ही होती है। ग्रुप सी की जॉब है ये, 18 से 27 होती है। पे लेवल 4 में भी जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टल असिस्टेंट, इसकी भी जो पोस्ट है वो भी आपकी 18 से 27 ही आपको देखने को मिलेंगी। तो ये था पोस्ट वाइज डेटा। और मैंने क्या कहा, एज क्योंकि पोस्ट वाइज वेरी करती है तो एग्जैक्टली ये कह पाना कि नहीं इतनी एज होगी मुश्किल है। अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग आपका एज क्राइटेरिया है। अब बात आती है दोस्तों एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो सिंपल सा देखो, सीजीएल है, सीजीएल का नाम ही है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, इसका मतलब
आपका सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब यहां पे ये क्रॉस क्वेश्चन मत करिएगा कि सर मैंने बीए कर रखा है, मैंने बीएससी कर रखा है, मैंने बीकॉम कर रखा है, मैंने बीटेक कर रखा है। मैंने कहा ग्रेजुएशन होना चाहिए और ये सारी चीजें ग्रेजुएशन के अंदर आती हैं। इसका मतलब अगर आप ग्रेजुएट हो, कुछ भी कर रखा हो ग्रेजुएशन में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और आपकी जो उम्र है वो 1 अगस्त 2024 को मिनिमम 18 वर्ष के आप हो रहे हो, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पूछते हैं सर ये बताइए कि हमारी जो उम्र है वो 18वीं चल रही है, हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? तो आप ये देखो कि क्या 1 अगस्त 2024 तक आप 18 वर्ष के हो जाओगे। और इन्होंने यहीं पे नीचे मेंशन भी कर रखा होगा कि आप कब से कब के बीच पैदा हुए होंगे। जैसे जो लोग 18 से 27 साल वाली फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो 2 अगस्त 1997 के पहले ना पैदा हुए हो और 1 अगस्त 2006 के बाद ना पैदा हुए हो। जितने भी ऐसी पोस्ट हैं जिनकी एज लिमिट 20 से 30 वर्ष है, आपका जन्म 2 अगस्त 1994 के पहले ना हुआ हो और आपका जो जन्म है वो 1 अगस्त 2004 के बाद ना हुआ हो। ऐसे जितने पोस्ट हैं जो 18 से 30 वर्ष की हैं, ऐसे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, आप 2 अगस्त 1994 के पहले ना पैदा हुए हो और आप 1 अगस्त 2006 के बाद ना पैदा हुए हो। ऐसे जितने भी डिपार्टमेंट है जहां आपकी एज लिमिट 18 से 32 वर्ष रखी गई है, इन सारे ही डिपार्टमेंट्स में जो एज क्राइटेरिया है 2 अगस्त 1992 के पहले ना पैदा हुए हो और 1 अगस्त 2006 के बाद ना पैदा हुए हो। तो एलिजिबिलिटी तो भाई बड़ी सिंपल है। सिंपल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया मौका है। जितने इजीली, जितने बढ़िया तरीके से आप इस अवसर को ग्रैब कर पाओ भाई करो, क्योंकि ये इतना बढ़िया मौका नहीं मिलने वाला। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देखिए 17,737 अभी टेंटेटिव हैं, आगे बढ़ना ही बढ़ना है। और उसके अलावा एज क्राइटेरिया की हमने बात कर ली, वैकेंसीज मैंने आपको बता दी। अब जो लोग बिगनर हैं, जो ये नहीं जानते कि सर एसएससी का एग्जाम कैसे होता है, क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, कितने टीयर होते हैं, तो आइए उनकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होंगे जो एसएससी के एग्जाम पैटर्न से वाकिफ नहीं होंगे। वैसे तो इसके सेपरेट अलग अलग कई सारी वीडियोस मैंने बना रखी है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। ये देखो दोस्तों, आपका ये इन्होंने बता रखा है कि सिंपल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब 2 से 3 पोस्ट ऐसी हैं जिनके एलिजिबिलिटी थोड़ा सा अलग होती है। वो कौन कौन सी पोस्ट है ये मैं आपको बता देता हूं। एक दोस्तों जेएसओ की पोस्ट होती है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बट आपके 60% मार्क्स होने चाहिए 12th स्टैंडर्ड में। कहां? मैथमेटिक्स में। अब यहां पे इन्होंने कंडीशन लगा दी है, या फिर दूसरी एलिजिबिलिटी, आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है और स्टैटिक्स आपका एक सब्जेक्ट था डिग्री लेवल पे, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ इधर आ जाओ, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की जो पोस्ट है, यहां पे भी सेम वही बात है कि आपके ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि आपका स्टैटिक्स होना चाहिए। और लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड स्टैटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स। और पूरे के पूरे ग्रेजुएशन के तीनों वर्षों में आपने वो सब्जेक्ट रीड किया हो। जैसा होता नहीं कि फाइनल ईयर में जाके एक सब्जेक्ट हम ड्रॉप आउट कर देते हैं, वो चीज यहां नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों एनएचआरसी पोस्ट की बात करेंगे, रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स। तो यहां पे बैचलर डिग्री आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने एक बात बता रखा है कि मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, और आपके पास डिग्री इन लॉ या फिर ह्यूमन राइट्स किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बाकी जितनी अदर पोस्ट हैं, सारी पोस्ट के लिए आपकी नॉर्मल बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब सर मैं एफपीआर हूं, मैं इस साल ग्रेजुएशन पास कर रहा हूं, मेरा रिजल्ट आउट हो चुका है, मेरे हाथ में अभी फाइनल मार्कशीट नहीं आई है, मेरा रिजल्ट लेकिन आउट हो चुका है, मैं पास डिक्लेयर कर चुका हूं। बताइए मुझे कि एसएससी जो है, क्योंकि डीवी में यहां बहुत सारे लोग बाहर होते हैं, तो बताइए सर कि कब से कब तक की जो डेट है वो रखी गई है कि किस डेट के बाद पास आउट नहीं होना चाहिए। तो जैसे एज का क्राइटेरिया था कि 1 अगस्त तक आपकी उम्र मिनिमम 18 हो जानी चाहिए, वैसे ही यहां पे एलिजिबिलिटी का भी
भी क्राइटेरिया है, 1 अगस्त 2024 के पहले जो आपका फाइनल ईयर था वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए इस 1/8/2024 के पहले। आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, इन केस अगर वो रिजल्ट 1/8/2024 के बाद आएगा तो आप कितना भी बेहतर एग्जाम क्वालिफाई कर लो, आपको डीवी में बाहर कर देगी एसएससी। ये तो बात थी किसकी, ये बात थी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। अब दोस्तों अगली बात करते हैं। अगली बात जो यहां पे हमें करनी है, देखो फॉर्म वगैरह ऑनलाइन ही फिल होना है। फॉर्म फिल करने की जो फीस है वो मैं आपको बता देता हूं। फी आपकी 100 रुपए पड़ती है, जिसमें जो महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ साथ जो SC ST कैंडिडेट होते हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, ये सारे के सारे फीस से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। इनको पैसा नहीं देना। पैसा किसको देना, पैसा देना है जिन्होंने नॉर्मल जो कैंडिडेट हैं, जो जनरल OBC वाले हैं, इन सबको पैसा देना है। वुमेन जो हैं, लड़कियां जो हैं, आपकी फीस नहीं पड़नी, आप आराम से फ्री में क्या करिए, फॉर्म फिल करिए। फी फिल करने की लास्ट डेट 25 जुलाई है। बहुत ऐसे लोग हैं फॉर्म फिल कर देंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, भूल जाएंगे, कहेंगे यार चलो फी तो पे कर ही देंगे, और फिर पड़ा रह जाता है, लास्ट डेट निकल जाती है, फिर कहते हैं अरे यार मेरी तो फीस रह गई और डेट भी खत्म हो गई। तो ऐसा मत करिएगा। एसएससी की साइट हर बार मर भी जाती है, तो आपको एक काम यहां पे और करना है कि साइट यानी कि फॉर्म फिल होने की जो लास्ट डेट है उसका इंतजार नहीं करना है, लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब दोस्तों एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले होता है आपका टीयर 1। जो आपका टीयर 1 एग्जाम होता है दोस्तों, टीयर 1 एग्जाम में आपके टोटल 4 सब्जेक्ट आते हैं। मैथ आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है और जीएस आती है। जीएस में करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ये सारी की सारी चीजें आपकी इंक्लूडेड होती हैं। ये टीयर 1 में हर एक सब्जेक्ट के टोटल 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। कंबाइंड 1 घंटे का आपको समय दिया जाता है। इस 1 घंटे में आपको ये 100 क्वेश्चन करने होते हैं। ऐसे जितने भी लोग हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनको 1 घंटे 20 मिनट का समय दिया जाता है। इसके बाद जब टीयर 1 आप क्वालिफाई कर ले जाओगे तो ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। टीयर 1 के मार्क्स टीयर 2 में ऐड नहीं होते हैं। अब आएगा आपका मेंस। जो मेंस होता है दोस्तों, मेंस में आपके अलग अलग सेक्शन डिवाइड है, हर एक सेक्शन में अलग अलग मॉड्यूल है। जैसे पेपर 1 की अगर बात करें तो पेपर 1 में जो आपका सेशन 1 है, ये आपका मैं किसके लिए बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को समझना। ये नॉर्मल मेंस का बता रहा हूं, ऑल कैंडिडेट्स के लिए। जो आपका टीयर 2 बता रहा हूं, इसमें अलग अलग सेक्शन, अलग अलग मॉड्यूल हैं। तो आपका जो सेशन 1 है ये दोस्तों 2 घंटे 15 मिनट का होता है, जिसमें आपकी मैथमेटिक्स आती है और रीजनिंग आती है। मैथ के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 180 नंबर का ये पेपर होता है। और यहां पे 1 घंटे 20 मिनट का जो समय है वो दिया जाता है किसको, इस टाइप वालों को। बाकी नॉर्मल 2 घंटे, 1-1 घंटे हर एक सेक्शन के 2 घंटे पूरे यहां दिए जाते हैं। और इधर आ जाओ सेक्शन 2 की अगर बात करें तो सेक्शन 2 में दोस्तों आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस रखी गई है। 45 क्वेश्चन अंग्रेजी के, 25 क्वेश्चन जीए के, टोटल 70। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 210 नंबर का ये सेशन होता है। इसके बाद सेक्शन 3 की बात करो, कंप्यूटर जिसने रुलाया है लोगों को, 20 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 60 नंबर की आपकी कंप्यूटर है। इसके बाद दोस्तों लास्ट में होता है आपका स्पीड टेस्ट, जो कि आप कह सकते हो टाइपिंग टेस्ट होता है। यह आपका डेटा एंट्री टेस्ट होता है, जिसमें आपको कीबोर्ड पे उसी सिस्टम पे टाइपिंग करनी होगी। 15 मिनट का समय आपको यहां पे प्रोवाइड कराया जाता है। इस तरीके से यह आपका पूरा पेपर कंप्लीट होता है। दूसरा, जो लोग जेएसओ की तैयारी करते हैं उनको दोस्तों एक अलग से पेपर देना पड़ता है, जो 100 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 2 घंटे का समय मिलता है, 200 नंबर का ये पेपर होता है। ये पेपर वो कैंडिडेट नहीं देते हैं जो जनरल कैंडिडेट होते हैं। ये पेपर केवल वही लोग देंगे जिन्होंने जेएसओ का पर्टिकुलर फॉर्म फिल कर रखा है, जिन्होंने जेएसओ पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है। फॉर्म तो आप भी फिल करोगे, बट फॉर्म फिल करते टाइम आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप जेएसओ पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, यस और नो। तो एलिजिबिलिटी होगी तो करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। अच्छा जी, आगे चलिए। तो ये आपका था टीयर 1, टीयर 2।
इसके अलावा दोस्तों टीयर 2 और जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो आपका मेन रिजल्ट बनाएगा, वो आपका फाइनल सिलेक्शन देगा। इंटरव्यू यहां पे होता नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। उसके बाद सीधे फाइनल लिस्ट आएगी और लिस्ट में आप देख सकते हो कि भाई साहब आपको कौन सी पोस्ट अलॉट हुई है। रिजल्ट आने से पहले वो आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवाते हैं एसएससी वाले, और पोस्ट प्रेफरेंस भरवाने के बाद आपकी फाइनल लिस्ट आएगी। तो डेली आपकी इसी चैनल पर एसएससी सीजीएल के लिए भर भर के क्लासेस चल रही हैं। यार अब मौका अगर छोड़ दिया तो सब बेकार है। अब इस मौके को हाथ से मत जाने दो, जम के तैयारी करो, बेहतर तरीके से तैयारी करो। 17,000 प्लस वैकेंसीज हैं, कम नहीं है। तो इसी जोश और जुनून के साथ आज से अपनी तैयारी को एक नए आयाम पर पहुंचाइए। एसएससी सीजीएल की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो एसएससी सीजीएल में मैं आपको बताऊं, एसएससी सीजीएल में होते हैं बेसिकली दोस्तों 2 टीयर। एक होता है आपका टीयर 1 एग्जाम जिसको आप प्रीलिम्स कह सकते हो, एक होता है आपका टीयर 2 एग्जाम जिसको आप मेंस कह सकते हो। टीयर 1 एग्जाम जो होता है दोस्तों ये कंपलसरी होता है सारे कैंडिडेट के लिए। जितने भी कैंडिडेट एसएससी का फॉर्म फिल करेंगे वो सारे के सारे कैंडिडेट टीयर 1 का एग्जाम देंगे। लेकिन जब बात आती है टीयर 2 के एग्जाम की तो दोस्तों टीयर 2 के एग्जाम में होते हैं 3 पेपर। टीयर 2 में कितने पेपर होते हैं? 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। लेकिन ये 3 के तीनों पेपर सारे कैंडिडेट्स को नहीं देना होता है। पेपर 1 की अगर हम बात करेंगे तो पेपर 1 सारे कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी है। लेकिन अगर आप पेपर 2 और पेपर 3 की बात करोगे तो जिन लोगों ने जेएसओ की पोस्ट के लिए अप्लाई किया होता है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, उनको पेपर 2 देना होता है दोस्तों। और जिन लोगों ने असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए अप्लाई किया होता है AA की पोस्ट के लिए, इनको पेपर 3 देना होता है। इसका मतलब ये पता लगा कि जो दोस्तों आपकी जेएसओ की पोस्ट है और जो आपकी AA की पोस्ट है, ये जो आपका टीयर 2 में पेपर 2 और 3 है, ये केवल इन्हीं पोस्टों के लिए है। जिन्होंने इन पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उन्हीं को केवल ये पेपर देने हैं। बाकी जनरल कैंडिडेट, जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं, उनको केवल और केवल टीयर 2 का पेपर 1 देना है। इसके बाद दोस्तों एसएससी सीजीएल का जो टीयर 1 होता है, जो आपका प्रीलिम्स होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब ये है दोस्तों कि यहां से आप जो भी स्कोर करोगे, यहां आप जितने भी नंबर पाओगे वो आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। फाइनल मेरिट में केवल और केवल टीयर 2 के नंबर ही ऐड होते हैं। टीयर 2 आपका स्कोरिंग नेचर का होता है, यहां से आप जो भी स्कोर करोगे वो स्कोर आपके फाइनल मेरिट में ऐड किया जाएगा। प्रीलिम्स का जो स्कोर है वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं किया जाता। अब बात करते हैं टीयर 1 में कि भाई साहब टीयर 1 के एग्जाम में होता क्या है। दोस्तों बेसिकली एसएससी सीजीएल का जो टीयर 1 का एग्जाम होता है, इस टीयर 1 के एग्जाम में होते हैं दोस्तों 4 सेक्शन। ये जो 4 सेक्शन आपके होते हैं, टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। एक सेक्शन के 25 क्वेश्चन। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यहां से भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस से भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंग्लिश से भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर मैं टोटल क्वेश्चंस की बात करूं तो मेरे प्यारे दोस्तों टोटल क्वेश्चंस आपके कितने होते हैं? 100 होते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो आपका दोस्तों 2 मार्क्स का होता है, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स की होने की वजह से जो मैक्सिमम मार्क्स बनता है, जितने नंबर का आपका ये एग्जाम होता है, ये आपका 200 नंबर का एग्जाम होता है। 4 सेक्शन होंगे दोस्तों। चारों सेक्शन में हर एक सेक्शन के 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 25 क्वेश्चन 50 नंबर, 25 क्वेश्चन 50 नंबर, 25 क्वेश्चन 50 नंबर, 25 क्वेश्चन 50 नंबर, टोटल 100 क्वेश्चन 200 नंबर का ये पेपर होता है। और कम्युलेटिव टाइम आपको दिया जाता है 60 मिनट का। कई लोग ये नहीं समझ पाते हैं कम्युलेटिव टाइम का मतलब क्या है। कम्युलेटिव टाइम का मतलब है 60 मिनट का टोटल आपके पास समय है। अब आपका मन करे तो आधे घंटे तक रीजनिंग सॉल्व करो, आधे घंटे तक मैथ सॉल्व करो, बाकी करो ही ना। आपका मन करे 25-25 मिनट चारों को समय दो। यानी कि समय जो है वो किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए बंधा नहीं है। आप फ्री हो, जैसे भी चाहो वैसे आप अपने 60 मिनट को इन 4 सेक्शंस पे यूटिलाइज कर सकते हो, जैसा आपका मन करे। कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैथ के लिए 25 मिनट, रीजनिंग के लिए 25 मिनट, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात थी दोस्तों टीयर 1 की।
टीयर 1 आपका नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और यहां पे अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो टीयर 1 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो दोस्तों 1/2 या फिर आप कह सकते हो 0.50 की होती है। नेगेटिव मार्किंग एसएससी में हमेशा से रही है, जो पहले थी वही अभी भी है। तो ये तो था टीयर 1। 4 टोटल सब्जेक्ट होंगे, हर एक सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और इस तरीके से ये जो पूरा ओवरऑल पेपर बनता है वो बनता है 200 नंबर का। आप एग्जाम देंगे, आपके नंबर आएंगे, कट ऑफ बनेगी, उस कट ऑफ के अंदर अगर आप हैं, आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर पा रहे हैं, तब आप टीयर 1 से एक स्टेज आगे बढ़ेंगे और आप पहुंचेंगे टीयर 2 में। अब जब आप टीयर 2 में पहुंचते हो तो क्योंकि मैंने आपको बताया है कि टीयर 2 में होते हैं दोस्तों कितने पेपर, टीयर 2 में होते हैं दोस्तों आपके 3 पेपर। इन 3 पेपर में जो पेपर 1 है ये जनरल कैंडिडेट के लिए होता है, जनरल कैंडिडेट के लिए होता है जिन्होंने जेएसओ या फिर AA की पोस्ट नहीं अप्लाई कर रखी होती है। जो आपका पेपर 1 है सारी पोस्ट के लिए कंपलसरी है। अब ऐसा नहीं है कि जो जेएसओ और AA के लिए अप्लाई करेंगे उनको ये एग्जाम नहीं देना होगा, उनको ये एग्जाम भी देना होगा, उनको ये एग्जाम भी देना होगा। यानी कि जो जेएसओ और AA के लिए अप्लाई करता है उनको ये दोनों एग्जाम देने पड़ेंगे, जेएसओ वाले को अपना जेएसओ वाला, AA वाले को अपना AA वाला। लेकिन जो पेपर 1 है वो सारी पोस्ट के लिए कंपलसरी है। पेपर 1 जिसको आप टीयर 2 के नाम से भी जानते हो, ये दोस्तों आपका टोटल समय जो आपको देता है एग्जाम में वो देता है 2 घंटे और 30 मिनट का। 2 घंटे 30 मिनट का आपको यहां पे टोटल टाइम प्रोवाइड कराया जाता है। जबकि जो जेएसओ और AA का अलग से एग्जाम होता है, पेपर 2 और पेपर 3, इनमें आपको जो समय सीमा प्रोवाइड कराई जाती है वो 2-2 घंटे की प्रोवाइड कराई जाती है। अब मेन मुद्दा यह है कि पेपर 1 जो कंपलसरी है सारी पोस्ट के लिए, आखिर इस पेपर के अंदर पूछा क्या क्या जाता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों जब आप पेपर 1 की बात करते हो तो पेपर 1 को बेसिकली यहां पे 3 अलग अलग सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पेपर 1 के 3 सेक्शन है, एक आपका सेक्शन 1, दूसरा सेक्शन 2, तीसरा है आपका सेक्शन 3। सेक्शन 1 में दोस्तों टोटल 2 मॉड्यूल है। पहला मॉड्यूल जो है मॉड्यूल फर्स्ट, उसमें मैथमेटिक्स रखी गई है। मॉड्यूल 2 में रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस, बात वही है, ये रखी गई है। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 30-30 हो जाता है 60। एक क्वेश्चन होता है 3 नंबर का, तो टोटल जो मार्क्स बनते हैं वो बनते हैं 90। 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 90 मार्क्स यहां से बनते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप सेक्शन 2 की बात करोगे, सेक्शन 2 के अंदर 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 1 में दोस्तों आपकी इंग्लिश रखी गई है, मॉड्यूल 2 में आपकी जनरल अवेयरनेस रखी गई है, जिसमें इंग्लिश के आते हैं 45 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के आते हैं 25 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहां भी 3 नंबर का होता है, 45 गुणे 3 करोगे 135 मार्क्स का आपका ये वाला सेक्शन होगा, मॉड्यूल 1 का इंग्लिश वाला। एक क्वेश्चन यहां भी 3 नंबर का होता है, 75 नंबर की आपकी जनरल अवेयरनेस या फिर जिसको आप जीएस कहते हो वो आता है। इसके बाद दोस्तों आता है सेक्शन नंबर 3 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 3 में नई चीज लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुई थी, लास्ट ईयर 2022 में इंट्रोड्यूस हुई थी, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। कंप्यूटर के दोस्तों 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन जो है वो आपका 3 नंबर का होता है, 60 नंबर का आपका कंप्यूटर होगा। और मॉड्यूल 2 जो है सेक्शन 3 का, इसमें दोस्तों आपको टाइपिंग करनी होती है, डेटा एंट्री का ये पेपर होता है दोस्तों, और इसमें आपको क्या करना है, टाइपिंग करना होगा, ऑनलाइन करना होगा। कीबोर्ड आपको दे दिया जाएगा, मैटर आपकी स्क्रीन पे होगा और आपको यहां पे टाइपिंग करनी है। 1500 स्ट्रोक जो है उसके हिसाब से आपको यहां पे टाइपिंग पूरी करनी पड़ेगी। अब मेरे दोस्तों बात करते हैं किसकी, कि इनमें से क्वालिफाइंग नेचर का कौन सा होता है। दोस्तों यहां पे जो कंप्यूटर है और ये जो आपकी टाइपिंग टेस्ट है ये क्वालिफाइंग नेचर की होती है, इसमें कट ऑफ नहीं बनती है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब ये होता है जैसे एसएससी ने कह दिया कि भाई साहब 60 नंबर का पेपर है, 60 में से जो 27 नंबर ले आएगा वो क्वालिफाई कर गया। अब अगर मान लो आप यहां से कितना भी अच्छा स्कोर कर लो, कितना भी अच्छा स्कोर कर लो, अगर आपने यहां जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट वाला सेक्शन है यहां अगर आप फेल हो गए तो टीयर 2 से आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। सिमिलरली आपने कितना ही अच्छा पेपर क्यों ना किया हो, अगर टाइपिंग को आप क्वालिफाई ना कर पाए तो भी दोस्त आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब दोस्तों यहां पे टाइमर जो है वो लगाया गया है अलग अलग सेक्शन वाइज। जब आप सेक्शन 1 की बात करते हो, सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग, सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग, इसके लिए आपको 1 घंटा प्रोवाइड कराया जाता है।
सेक्शन 2 जो है दोस्तों, जिसमें आपकी इंग्लिश और जीएस है, इस सेक्शन में दोस्तों आपको 1 घंटा प्रॉपर प्रोवाइड कराया जाता है। जो आपका सेक्शन 3 है, जहां कंप्यूटर और आपका टाइपिंग वाला है, कंप्यूटर के लिए 15 मिनट प्रोवाइड कराए जाते हैं, दिस इज फॉर कंप्यूटर, और टाइपिंग के लिए दोस्तों आपको 15 मिनट प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये 15 मिनट आपके टाइपिंग के होंगे। कई सारे लोग इस चीज के कंफ्यूजन में रहते हैं, क्या सर ऐसा होता है क्या कि फर्स्ट मीटिंग आपका ये हो जाएगा टीयर 2, देन सेकंड मीटिंग मेंस वो होगा, टाइपिंग होगी? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही आप अपना टीयर 2 खत्म करते हो, उसके तुरंत बाद दोस्तों आपको टाइपिंग देनी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार टीयर 2 दे दिया, अब आप घूम फिर के आ रहे हो, शाम को आओगे फिर शाम को टाइपिंग होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार जैसे ही आपका ये टीयर 2 का एग्जाम खत्म होगा, जैसे ही सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 खत्म होगा, उसके बाद दोस्तों टाइपिंग टेस्ट आ जाएगा और आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। यानी कि ये सारी की सारी चीजें साथ होती हैं। निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें दोस्तों, तो यहां भी आपकी 0.50 की निगेटिव मार्किंग है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस चीज को आगे मैंने मेंशन कर रखा होगा। यहां पे देखो लिखा हुआ है रॉन्ग आंसर की जो पेनाल्टी है ना, वो भाई निगेटिव मार्किंग है किसकी? 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 एंड पेपर 1 एंड 0.50 मार्क्स इन ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 2 एंड पेपर 10। ओहो सॉरी, 1 नंबर की यहां पे निगेटिव मार्किंग है दोस्तों। 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग है पेपर 1 में हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। एक क्वेश्चन गलत, 1 नंबर कट गया, यानी कि यहां पे 0.50 भी नहीं है, 1 नंबर की। और उसकी वजह है, वजह यह है क्योंकि आपका जो एक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होने की वजह से यहां पे जो निगेटिव मार्किंग है वो थोड़ी सी ज्यादा रखी गई है। बाकी जो आपका पेपर 1 है और जो आपका पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में कौन सा सेक्शन? सेक्शन 3 है, उसमें निगेटिव मार्किंग 0.50 की है। निगेटिव मार्किंग आपको भी पता है कौन सा सेक्शन? पेपर 3 वाला। पेपर 1 में जो सेक्शन 3 है, जहां कंप्यूटर और टाइपिंग है, वहां की बात हो रही है। बाकी अगर कोई ऐसा है जो जेएसओ या डबलयू के लिए अप्लाई करता है, तो जेएसओ की बात करेंगे दोस्तों, तो यहां पे 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 2 घंटे का आपको कंपोजिट टाइम प्रोवाइड कराया जाता है। पेपर 3 जो है, यहां पे आपकी जनरल स्टडीज और इकोनॉमिक्स और फाइनेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डबलयू की पोस्ट जो है 100 क्वेश्चन यहां भी आते हैं। 200 नंबर का ये पेपर होता है, यानी कि एक क्वेश्चन यहां 2 नंबर का होता है, यहां भी एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का होता है। कंपोजिट टाइम यहां पे भी आपको 2 घंटे का प्रोवाइड कराया जाता है। किसी भी एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हो, तो उस एग्जाम को क्रैक करने की जो पहली सीढ़ी है, वो पहली सीढ़ी यही है, नो योर एग्जाम। अपने एग्जाम के बारे में जाने, अपने एग्जाम के बारे में जानना होगा आपको। आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, आपका सिलेबस क्या है। जब आप इन सारी चीजों के बारे में जान जाओगे, आपको पता चल जाएगा, तो आपकी आगे की जो तैयारी है वो आसान हो जाएगी। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, तो डबलयू की पोस्ट होती है जिसको आप कहते हो असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर या असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ग्रुप बी की ये नौकरी है, और दोस्तों गजेटेड ऑफिसर की ये जॉब होती है। ये नॉन मिनिस्ट्रियल होती है। इसमें आप इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आओगे। इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट, या फिर आप कह सकते हो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये आपके डिपार्टमेंट का नाम है। इस डिपार्टमेंट में आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स के तौर पर नौकरी करोगे। तो दोस्तों जो डबलयू की पोस्ट होती है, वो डबलयू की पोस्ट आपको कहां मिलेगी? एसएससी सीजीएल के अंदर मिलेगी। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, तो डबलयू की पोस्ट जो है वो 2 अलग अलग डिपार्टमेंट में है। एक तो आपका इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है, आपने कहा सिर्फ वो तो यहां भी है, और वही देखो सेम जो पोस्ट ऊपर है वही पोस्ट नीचे भी है। दोनों में फिर फर्क क्या है? दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों आपकी ग्रुप बी या फिर कह सकते हो ग्रेड बी की जॉब है। इसके अलावा दोस्तों जितने भी लोग एएसओ का नाम सुनते हो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो एएसओ की पोस्ट कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में होती है। एएसओ की अगर बात करें तो ये भी आपकी ग्रुप बी की जॉब है दोस्तों। और इसमें अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें, तो सेंट्रल सेक्रेटरियल सर्विस, या फिर आप कह सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इसके अलावा दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जिसको आप एमईए कहते हो, और ये कैडर सेल है। इसके अलावा दोस्तों ऑफिस ऑफ जेएस एंड सीएओ एएफएचक्यू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिसको आप कहते हो। इसके अलावा दोस्तों इलेक्शन कमीशन, इसके अलावा दोस्तों नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहां पे भी एएसओ की पोस्ट। इसके अलावा दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा दोस्तों सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसके अलावा दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरियल। ये इतने डिपार्टमेंट या इतनी मिनिस्ट्री ऐसी हैं
जहां आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर विराजमान हो सकते हो। दोस्तों यहां पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट, कितनी अच्छी पोस्ट है भाई। इधर देखो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कितनी बेहतरीन पोस्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भाई सीधे सीधे मिनिस्ट्री में जा रहे हो। इसके अलावा देख लो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो एएसओ की जो पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है, ये आपको कई सारे अलग अलग मिनिस्ट्री में भी लेके जा सकती है और इसके अलावा कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में भी लेकर जा सकती है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बाद दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में जो असिस्टेंट के पद पर लोग विराजमान होते हैं वो भी एसएससी का एग्जाम ही क्रैक करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपको इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बनना है या फिर दोस्तों अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है एक्साइज में, तो इनकम टैक्स में अगर आप इंस्पेक्टर बनोगे तो जो डिपार्टमेंट आपको मिलता है दोस्तों वो सीबीडीटी मिलता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, या फिर आप इसे कोई डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी कहते हो। सेम यही आप यहां भी कह सकते हो। यहां पे सीबीडीटी है, यहां सीबीआईसी होता है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम होता है। यहां पे आपको इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलती है, एक्साइज इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जब आप बनोगे तो यही मिनिस्ट्री और यही डिपार्टमेंट आपको मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हो प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर बनना चाहते हो एग्जामिनर की पोस्ट पे, तो भी आपको सीबीआईसी और दोनों जगह सीबीआईसी पोस्ट मिल सकती है। बस यहां पे प्रिवेंटिव ऑफिसर है इंस्पेक्टर और यहां पे इंस्पेक्टर एग्जामिनर के पद पर है। डिपार्टमेंट आपके वही सेम है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसके अलावा दोस्तों एईओ की पोस्ट का नाम आपने सुना होगा, असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ग्रेड बी की जॉब है, 1 नंबर की नौकरी है। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आपको ये नौकरी मिलती है। इसके लिए भी आपको एसएससी सीजीएल क्रैक करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर पोस्ट अगर आप जानना चाहते हो तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भी मिल सकता है जो डाक विभाग होते हैं, और इसके अलावा ये डिपार्टमेंट आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में। तो अगर डाक विभाग में आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो भाई साहब एसएससी सीजीएल आपको क्रैक करना पड़ेगा। आगे चलेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों असिस्टेंट की कई सारी पोस्ट हैं। अब असिस्टेंट में आप फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज में भी जा सकते हो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है। असिस्टेंट में आप दोस्तों इंडिया के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जा सकते हो जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। इन सारे डिपार्टमेंट्स में, इन सारी मिनिस्ट्रीज में आप असिस्टेंट के पद पर तैनात हो सकते हो अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्रैक करते हो तो। आगे चलेंगे दोस्तों। अभी असिस्टेंट की और भी कई सारी पोस्ट है। असिस्टेंट के अलावा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भी आपको देखने को मिलेगा जो भी सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के तौर पर भी बैठ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट या फिर कह सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में भी आप असिस्टेंट के तौर पर बैठ सकते हो। तट रक्षक मुख्यालय या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड जिसको आप कहते हो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, यहां भी आप असिस्टेंट के तौर पे बैठ सकते हो। असिस्टेंट या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो होता है सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस में भी आप बैठ सकते हो जो कि आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एमईए के अंतर्गत आता है। आगे चलेंगे दोस्तों। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आप सब इंस्पेक्टर या फिर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के पद पर तैनात हो सकते हो। सब इंस्पेक्टर आप नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है, यहां पे भी आप एसआई के पोस्ट पे जा सकते हो। ऑफिसेज अंडर कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, ये दोस्तों आपका डिविजनल अकाउंटेंट है। डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट आपको मिलेगी इस डिपार्टमेंट में, ये भी आपको एसएससी के थ्रू मिलती है। जेएसओ दोस्तों जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट में मिलेगी। ऑडिटर की पोस्ट पे दोस्तों आप जा सकते हो। ऑडिटर की कई सारी पोस्ट है, ऑडिटर की 3 पोस्ट है। ऑडिटर को ही अकाउंटेंट भी आप कह सकते हो, जैसे ऑफिस अंडर कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स जिसको आप सीजीडीए कहते हो, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा ऑफिसर्स अंडर कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। अकाउंटेंट आपका सेम डिपार्टमेंट है। अकाउंटेंट और ऑडिटर की नौकरी आपको मिल सकती है। अकाउंटेंट के बाद बात आती है दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट की। जूनियर अकाउंटेंट जो है वो आप डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में जा सकते हो जो कि आपका सीजीसीए है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर ये भी आता है जहां पे आपको जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट मिलती है। बट अब ध्यान रखना ये सारी ग्रुप सी की नौकरियां हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एडमिन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जूनियर अकाउंटेंट, पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डाक विभाग की नौकरी है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिसको आप कहते हो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, इसके अंदर आपको सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पद पर तैनात किया जा सकता है।
आगे चलेंगे दोस्तों, अगले पेज की बात करेंगे। तो जो आपका अपर डिवीजन क्लर्क होता है, तो ये इतने अपर डिवीजन क्लर्क है या फिर इसी को आप सीनियर असिस्टेंट भी कह सकते हो। अलग अलग डिपार्टमेंट है दोस्तों, जैसे ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसके अलावा दोस्तों चलोगे आप आगे, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस, इसके अलावा नेशनल फायर सर्विसेज, इसके अलावा कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और आगे चलिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बीआरओ में दोस्तों केवल मेल जा सकते हैं, यहां पे भी आपको अपर डिवीजन क्लर्क की नौकरी मिल सकती है। अब बात आते हैं क्लर्कल की, जो टैक्स असिस्टेंट होते हैं, तो टैक्स असिस्टेंट आपके सीबीआईसी और सीबीडीटी दोनों जगह हो सकते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस में भी और इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी। सब इंस्पेक्टर बनने का मौका आपको मिल सकता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में। ये सारी ग्रेड सी की नौकरियां हैं। अब तुमने एक चीज नोटिस की, तकरीबन यहां पे अगर आप देखो तो 60 अलग अलग पोस्ट हैं, और डिपार्टमेंट भले ही कम हो, बट पोस्ट वाइज अगर आप डेटा देखोगे तो 60 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। भारत के केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले ये सारे डिपार्टमेंट हैं, जहां पे कई सारे इंडिया के डिपार्टमेंट भी हैं, सरकारी डिपार्टमेंट, कई सारे ऐसे भी हैं जो किसी ना किसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत भी आते हैं। तो आप इस बात को समझते हो, जो आप सुनते हो ना एक छोटा आईएएस का नाम, तो दोस्तों यही है वो आपका छोटा आईएएस। मैं आपको अपने 2023 का एसएससी सीजीएल का रिजल्ट दिखाने वाला हूं, और साथ ही साथ मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मेरी क्या स्ट्रेटजी रहती है, कैसे मैं पूरे 50 में 50 नंबर स्कोर करता हूं। ये एक स्कोर कार्ड आपके सामने है, ऐसे ही 2022, 2021, 2020, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर मैं एग्जाम देता हूं, मुझे नौकरी नहीं करनी, टीचिंग मेरा पैशन है। बट एग्जाम मेरा रेगुलर देने का केवल और केवल एक मकसद यही है कि एग्जामिनर के कैसे क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछ रहा है, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है, एक्चुअल क्वेश्चंस क्या है, इन सारी चीजों से रूबरू होना बहुत जरूरी है, खासकर एक फैकल्टी के लिए। आइए बात करते हैं और दिखाता हूं आपको आपकी मार्कशीट। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कैसे मैं 50 में 50 नंबर लेकर आया, और क्या आपको करना चाहिए कि आप भी एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या कोई भी एग्जाम हो, कैसे आप फुल स्कोर कर सकते हो। आपके सामने करंट में जो मार्कशीट ओपन है दोस्तों, ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 की मार्कशीट है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये रहा मेरा नाम विपिन शुक्ला, पिताजी माताजी का नाम मैंने नहीं हाइड किया, बट डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर ये मैंने हाइड कर रखा है सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। आप यहाँ पे देख सकते हो, बाकी सेक्शन में नजर मत डालिए, आप देखिए किसको, क्वांट को। जब आप क्वांट को देखोगे तो क्वांट में आप देख सकते हो यहाँ पे कितना स्कोर है, पूरे 50 में से 50 नंबर में लेके आया हूं। इसका मतलब मैंने पूरे 25 क्वेश्चन सही किए थे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मुझे पूरा स्कोर 50 मिला है। खैर इंग्लिश की अगर बात करें या फिर अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यार पढ़ने वगैरह का टाइम मिलता नहीं है, यहाँ का स्कोर वैसे भी कम है। रीजनिंग मेरी अच्छी है, रीजनिंग में मैंने 43 स्कोर कर रखा है दोस्तों लास्ट ईयर, और ओवरऑल जो मेरा रॉय स्कोर बना था वो बना था 135। इस स्कोर को देख के, इस स्कोर कार्ड को देख के कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि जब हमें पढ़ाने वाला बंदा पूरे में पूरा स्कोर लेके आ सकता है, वो बंदा जो दिन भर क्लासेस लेता है, जिसके पास खुद पढ़ने का टाइम नहीं है, जब वो इतना बेहतर स्कोर कर सकता है, तो कहीं ना कहीं अगर वो हमें गाइड कर रहा है, वो हमें पढ़ा रहा है, तो डेफिनेटली वो हमें भी इस काबिल जरूर बना सकता है, हमें भी इस लायक जरूर बना सकता है कि हम भी एग्जाम में पूरा स्कोर लेकर आ सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आपको लेके चलता हूं कहां, आपको लेके चलता हूं सीधे नोट पे, और आपको मैं बताता हूं कि एक एस्पिरेंट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आप पूरे में पूरा स्कोर लेके आ सकते हो, वो कौन कौन सी बातें हैं, वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। दोस्तों अगर आप फुल स्कोर करना चाहते हो तो ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको सर के बल खड़े होना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फुल स्कोर करने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट हैं जिन पे आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। वो बेसिक पॉइंट क्या है, जैसे मैंने अपना सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना रखा है वो बना रखा है कैलकुलेशन स्पीड। कैलकुलेशन स्पीड दोस्तों, आपकी कैलकुलेशन स्पीड जितनी ज्यादा बेहतर होगी उतना ज्यादा ये एग्जाम में आपके टाइम को सेव करने का काम करेगी। बहुत बार आपने देखा होगा कि आप अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं, सॉल्व कर लेते हो, बट कैलकुलेशन में जाके फंस जाते हो और वहां पे समय आप ज्यादा दे देते हो।
तो कैलकुलेशन स्पीड पे दोस्तों आपको काम करना होगा, और इस पे काम करने का बेस्ट तरीका क्या है जो मैं करता था वो अगर मैं आपको बताऊं तो मैं दोस्तों डेली बेसिस पे क्या करता था, डेली बेसिस पे मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व करता था। किसके? सिंप्लीफिकेशन के। ये मैंने टारगेट बना रखा था क्योंकि दोस्तों मैं बैंक और एसएससी की कंबाइंड प्रिपरेशन करने वाला एस्पिरेंट था। तो मैंने क्या कर रखा था, मैंने टारगेट बना रखा था, मैं 20 क्वेश्चंस डेली सिंप्लीफिकेशन के सॉल्व करता था। डेफिनेटली ये स्पीड को बूस्ट अप करने में हमारी मदद करते थे। इसके अलावा कुछ और काम है, छोटे छोटे काम जो मैं डेली सुबह उठ के सबसे पहले यही काम करता था। मैं दोस्तों स्क्वायर पे काम करता था, स्क्वायर पे मैं क्यूब पे काम करता था। स्क्वायर क्यूब के साथ साथ मैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज पे भी काम करता था दोस्तों, क्योंकि परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू का भी बहुत बड़ा योगदान है आपके कैलकुलेशन को आसान करने में। इसके साथ साथ दोस्तों मैं टेबल पे काम करता था, और काम मैं कैसे करता था, मैं इन सारी चीजों को ना डेली बेसिस पे लिखता था, क्योंकि लिखने से क्या होता है दोस्तों, लिखने से आपको कोई भी बात जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपके माइंड में फीड हो जाती थी। तो डेली पे सुबह टाइम निकलता था, और ऑन एन एवरेज मैं चाहे बैंकिंग की बात करूं या फिर जब मैंने एसएससी को पढ़ना स्टार्ट किया तो मैं 30 मिनट डेली कहां देता था, 30 मिनट मैं डेली केवल और केवल कैलकुलेशन पे देता था, केवल और केवल कैलकुलेशन पे देता था। कैलकुलेशन पे डेली 30 मिनट का टाइम देता था, जिससे जो मेरी कैलकुलेटिव स्पीड है वो दोस्तों बूस्ट अप हो सके। और नो डाउट अगर आपने ये काम 1 महीने भी कर लिया तो आपकी स्पीड काफी हद तक बूस्ट अप हो जाएगी। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। इतना करने के बाद अब मैं एक्स्ट्रा काम क्या करता था, तो एक्स्ट्रा काम दोस्तों क्या होता था, जैसे एक बार ये तो आप सब जानते हो कि फर्स्ट टाइम आपको अपना पूरा बेसिक्स जो है वो क्लियर करना है। बेसिक्स जो है वो आपको अपना पूरा क्लियर करना है। बेसिक्स अगर आप पूरा क्लियर करोगे इसका मतलब है आपका जो मेन सिलेबस है वो सिलेबस आपको खत्म करना है। अब सिलेबस पे भी एस्पिरेंट क्या करते हैं, हमको पता है सिलेबस में 2 चीजें हैं, एक आपकी एडवांस मैथ है और एक आपकी अरिथमेटिक है। एस्पिरेंट क्या करता है, अरिथमेटिक पे ज्यादा फोकस करता है, एडवांस पे कम फोकस करता है। क्या देखो, अगर आप यहाँ पे फोकस कम करोगे ना तो फिर यहाँ से आप स्कोर नहीं कर पाओगे, और स्कोर नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं जो आपका फुल ऑन फुल स्कोर करने का सपना है वो भी अधूरा रह जाएगा। और मैथ बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है जहां आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, और अच्छा खासा स्कोर करके ओवरऑल स्कोर को आप अपना बेहतर बना सकते हो। तो पहले तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि एडवांस को कम टाइम दे रहे हो और अरिथमेटिक को ज्यादा टाइम दे रहे हो। दोनों पे दोस्तों इक्वल फोकस करिए, दोनों पे इक्वल फोकस करिए। इक्वली दोनों पे फोकस करने का बेनिफिट ये मिलेगा कि दोनों से आप बोरियत नहीं महसूस करोगे, और आपका एग्जाम में कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इजीली आप उसके साथ टैकल कर पाओगे। मेरे प्यारे दोस्तों, बेसिक्स क्लियर करके जब आप सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लेते हो तो मेन काम स्टार्ट होता है इसके बाद का। जैसे मैं आपको अपना बताऊं तो मैं क्या करता था, मैं दोस्तों क्विज देता था, क्विज देता था, और वो भी डेली देता था। डेली तरह तरीके के प्लेटफॉर्म है, जैसे अभी एसएलवी ही आपको क्या कर रहा है, डेली 20 क्वेश्चंस का क्विज प्रोवाइड कराता है। मैं डेली क्विज देता था। क्विज के साथ साथ मैं सेक्शनल पे बहुत भरोसा करता था, सेक्शनल पे सेक्शनल मॉक देता था। सेक्शनल मॉक जान रहे हो ना, सेक्शनल मॉक में जैसे आपको पता है मैथ का अलग, केवल मैथ का, इसी तरीके से केवल रीजनिंग का, इसी तरीके से केवल जीएस का, इसी तरीके से केवल इंग्लिश का। मैं ये काम डेली करता था। उसके बाद यहां से जो मेरी कमी निकलती थी ना, उन कमियों को मैं क्या करता था, इनको एक जगह नोट डाउन करता था। अब जैसे आजकल बच्चे क्या करने लगे हैं, कमी तो नोट डाउन करते हैं बट उस पर कोई वर्क नहीं करना चाहता। मेरी ये हैबिट बिल्कुल नहीं थी। मैं अगर मुझे लग रहा है कि इस चीज में मेरी वीक पॉइंट है, यहां मैं कमजोर हूं, तो मैं उस पर दोस्तों क्या करता था, वर्क करता था। और जब तक वो वर्क मैं कंप्लीट नहीं कर लेता था तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता था। आजकल एस्पिरेंट मॉक पे मॉक देते जा रहे हैं, मॉक में जो कमी हो रही है उन कमियों पे कोई काम नहीं करना चाहता, लेकिन मॉक पे मॉक देते जा रहे हैं और बस एक ही रोना रोना है सभी का, नंबर नहीं आ रहे, नंबर नहीं आ रहे। मॉक पे मॉक देने से नंबर थोड़ी ना बढ़ेंगे। उन मॉक में जो आपकी गलतियां हो रही हैं, उन मॉक्स में जो आप कमियां देख रहे हो, जो कमी आप कर रहे हो, उन कमियों पे काम करना होगा, तब जाके दोस्तों आपके मॉक में स्कोर बढ़ पाएंगे। तो मैं क्या करता था, एक काम तो मैं डेली क्विज देता था, सेक्शनल मॉक देता था, अपनी कमियों को नोट डाउन करके मैं उन पे प्रॉपर वर्क करता था। इसके साथ साथ मैं दोस्तों क्या करता था, ऑल्टरनेट डेज पे, ऑल्टरनेट डेज पे मैंने क्या कर रखा था, शेड्यूल कर रखा था। कैसे शेड्यूल कर रखा था, जैसे मैंने क्या कर रखा है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। मैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे जो है वो अरिथमेटिक का रिवीजन करता था। अरिथमेटिक का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, उनको मैं क्या करता था, जो मैंने नोट्स बना रखे थे उनसे मैं रिवीजन करता था। और इसके बाद दोस्तों 3 दिन, ट्यूसडे और
थर्सडे और सैटरडे। इन 3 दिनों में क्या करता था, इन 3 दिनों में मैं एडवांस मैथ में जितने भी हमारे टॉपिक है सबका रिवीजन करता था। जैसे ज्योमेट्री उठा लेता था तो ट्रायंगल का रिवीजन करना स्टार्ट कर देता, सेंट्रॉइड क्या है, सर्कम सेंटर क्या है, इन सेंटर क्या है, एक्स सेंटर क्या है, सर्कम सर्कल क्या है, इन रेडियस क्या है, ये सारी चीजें जो है पॉइंट वाइज में और मतलब ऑल्टरनेट डेज पे क्या करता था, इनको रिवाइज करता था। इनका रिवीजन जो है वो दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आप इनको अगर रिवाइज नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप इनको भूलते चले जाओगे। ऑल्टरनेट डेज पे ये करता था। और मैं अपनी जर्नी के स्टार्टिंग में क्या करता था, मैं वीक में केवल एक मॉक देता था, जो कि मैं देता था संडे को। संडे को मैं क्या करता था, संडे को मैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट देता था। अब बहुत लोग कहेंगे सर क्या फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप केवल संडे को देते थे? स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में मैं केवल संडे को देता था, बट जब मेरा एग्जाम जो है वो पास आ जाता था, जब मेरा एग्जाम पास आ जाता था, एग्जाम डेट पास आती थी, तो तकरीबन एक महीने पहले 1 मंथ बिफोर, मैं 1 महीने पहले क्या करता था दोस्तों, एटलीस्ट 3 मॉक देता था एक हफ्ते में, एटलीस्ट 3 मॉक। अब मैं एक हफ्ते में क्या करता था, एटलीस्ट 3 मॉक देता था। ये लेकिन मैं स्टार्टिंग से नहीं करता था, ये मैं लास्ट में क्या करता था, जब एग्जाम पास आने वाला होता था तो एग्जाम के पास आने से तकरीबन 1 महीने पहले मैं ये पूरा का पूरा काम जो है वो स्टार्ट कर देता था। इसके साथ साथ एक और खास बात थी दोस्तों, मैं कभी भी किसी सब्जेक्ट के साथ पार्शलिटी नहीं करता था। सब्जेक्ट के साथ पार्शलिटी करने का मतलब यह है कि जैसे मुझे मैथ बहुत अच्छी लगती है तो मैंने कहा यार मैं मैथ ज्यादा पढ़ूंगा, रीजनिंग को कम पढ़ूंगा, या मुझे इंग्लिश ज्यादा पसंद है तो मैं इंग्लिश को ज्यादा पढ़ूंगा। मैंने अपना पूरा का पूरा शेड्यूल फिट कर रखा था और हर सब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक टाइम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था कि इस सब्जेक्ट पे मुझे इतनी देर काम करना है। क्योंकि अब क्या है, अब वो टाइम नहीं रह गया कि आप केवल मैथ और रीजनिंग के दम पे एसएससी सीजीएल क्रैक कर लोगे। पहले ऐसा होता था कि अगर आपको केवल मैथ और रीजनिंग आती है तो आप इजीली एसएससी सीजीएल को क्रैक कर सकते हो, आसानी से आप सीजीएल का एग्जाम निकाल सकते हो। बट दोस्तों अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है, अब चीजें बदल गई हैं। अब आपको अगर सारे सब्जेक्ट में आपकी कमांड है, सारे सब्जेक्ट आपको अच्छे से आते हैं, तभी आप स्कोर कर पाओगे। क्योंकि अब तो मेंस का एग्जाम पैटर्न भी बदल गया, पहले कहीं मैथ और इंग्लिश ही आती थी, अब तो सारे के सारे सब्जेक्ट ही पूछे जाने लगे हैं। तो प्रॉपर एक टाइम टेबल आपको भी बनाना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा पसंद है आप केवल उस पर काम कर रहे हो, बाकी सारे सब्जेक्ट्स को आप छोड़ के चल रहे हो। इसके साथ साथ दोस्तों मैं एक चीज और ध्यान रखता था, मैं कभी गैप नहीं होने देता था। गैपिंग इन द सेंस कि बहुत रेयरली होता था तो एक दिन का मेरी पढ़ाई में गैप हो गया, 1 डे गैप हो गया, वरना एक दिन से ज्यादा मैं कभी गैप नहीं होने देता था। क्योंकि अगर आपने 2 से 3 दिन तक छुट्टी मार ली, 2-3 दिन अगर आपने गैप कर लिया, तो जो हमारी एक रिदम बनती है ना, वो रिदम दोस्तों ब्रेक हो जाती है, वो रिदम आपकी टूट जाती है। और वो रिदम ना टूटने पाए, इससे बेहतर है कि आप रेगुलरिटी बनाए रखें, कंसिस्टेंट रहें। ये काम अगर लगातार कोई भी एस्पिरेंट 6 महीने तक भी कर लेगा ना दोस्तों, तो 6 महीने में ही मैं कहता हूं आप इतना सुपीरियर हो जाओगे, सारी चीजें इतनी बेहतर तरीके से आपके माइंड में फीड हो जाएंगी कि फिर चाहे सीजीएल आपके सामने हो, चाहे सीएचएसएल आपके सामने हो, फोड़ के रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, एकदम कतई खतरनाक तरीके से फोड़ के रखोगे और अच्छी खासी रैंक लेके आओगे। लेकिन उस पे ये काम आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों डेली क्विज हो गए, सेक्शनल मॉक हो गए, सेक्शनल मॉक के साथ साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो गया, अरिथमेटिक और एडवांस का प्रॉपर रिवीजन हो गया। इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है। जब आपने एक बार सिलेबस खत्म कर लिया, बेस कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया, आपने अरिथमेटिक और एडवांस पे काम कर लिया, तो उसके बाद ये जो काम है ना, ये काम आपका इस पूरी बात को आपके माइंड में बनाए रखने का काम करता है। क्योंकि एक बार अगर हमने सिलेबस खत्म कर लिया और फिर मान लो आपने रिवीजन वगैरह सब बंद कर दिया, सिलेबस तो खत्म कर लिए हो, अगर रिवीजन वगैरह सब बंद कर दोगे तो यार कोई फायदा नहीं है। फिर तो आपकी सारी चीजें जो आपने पढ़ी थी वो आपके माइंड से ऑटोमेटिक क्या होंगी, स्किप होती रहेंगी। और मैं आपको एक सलाह दूं, भले ही ये बात मैं मैथमेटिक्स के लिए आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं मैथ की फैकल्टी हूं, बट ये सारा का सारा काम आपको हर एक सब्जेक्ट के साथ करना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट के आप सेक्शनल मॉक दीजिए, डेली क्विजेस दीजिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे तो सारे के सारे सब्जेक्ट उसमें ऑलरेडी आ जाएंगे। अल्टरनेट डेज पे टाइम निकाल के सबके बेस कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिए। जीएस पे छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट लीजिए कि आज हिस्ट्री के इस मुगल वंश का करना है, कल खिलजी वंश का करना है, इंग्लिश में आज ये वाले रूल करने हैं, आज नाउन करना है, आज प्रोनाउन करना है। तो ऐसे करके आप क्या करिए, हर एक सब्जेक्ट को अपने हिसाब से जिसमें आप कंफर्टेबल फील हो रहे हो उस हिसाब से छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। 1 डे गोल बनाइए या 1 वीक गोल बनाइए, बट कोशिश करिए कि एटलीस्ट जो आपने अपना 1 डे का गोल बनाया हुआ है उस पूरे दिन के गोल का 90% तो आप अचीव कर ही
नहीं पाओ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम 100% अचीव कर पाते हैं, वरना जितना टारगेट हम सेट करते हैं पूरा नहीं अचीव हो पाता है। तो एटलीस्ट कम से कम 90% तो आप अचीव करो। और बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आप जगह जगह भागते फिरते हो ना, क्या करें क्या करें क्या करें, बस इतना करना है। मैं ज्यादा लंबी लंतरानी नहीं देने आया हूं कि नहीं भैया ये कर लो वो कर लो वो कर लो, कुछ नहीं यार। केवल और केवल आपको इतना काम करना है। इतना काम अगर आपने हर एक सब्जेक्ट के साथ कर लिया, आप बेहतरीन स्कोर कर पाओगे। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मैं 50 में 50 लेकर हर बार आ रहा हूं तो आप भी लेकर आओ, बट अगर 50 में से 47 48 49 भी लेके आ रहे हो, देन यार ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, ऐसे ही गाइडेंस के सेशन में आप सभी के लिए लेकर आता रहूंगा। शाम को 4 बजे से मैं क्लास लाइव पढ़ा रहा हूं, क्लास को अटेंड करिए, लाइव आके मेरे साथ एक एक चीज को पढ़िए, समझिए, जानिए, और जहां कहीं दिक्कत हो मुझे बताइए। एसएलवी का अपना ऑफिशियल एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा स्टडी लवर वीर, वहां पे आपको एप्लीकेशन दिख जाएगा, इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करने के बाद उस पर लॉग इन कर लीजिएगा। वहां पे डेली फ्री क्विज एंड टेस्ट में जाओगे तो डेली करंट अफेयर्स और क्विज का फ्री में टेस्ट आता है, कोई पैसा नहीं देना। उस डेली क्विज को अटेंड किया करो, वहां से करंट अफेयर्स और क्विज आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो टाइम नहीं लेती। खाना खाते खाते भी अगर करंट अफेयर्स का क्विज हमने दे डाला तो यार रिवीजन ही तो हो गया, देख लिया ना आंखों से कि क्या चल रहा है देश दुनिया में, क्या नई खबर है। तो ये काम करते रहिए, रखिए अपना ख्याल, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद आप सभी को।